लाखों करोड़ों की बातें हो रही हैं, गमन हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, दुकानें खुली हुई हैं। मेरे देखते देखते मैंने भी तकरीबन पंजाब में अब 6 चुनाव लड़े हैं। उससे पहले मेरे पिताजी जैसे बड़े सुरजेवाला साहब सतसंग से इलेक्शन लड़ना शुरू किया। मेरे पिताजी भी वहां रहे, शिक्षा मंत्री रहे पंजाब में। 50 साल से हम लोगों को देख रहे हैं। हमारे देखते देखते जो हमारे बाद में लोग वहां राजनीति में आए पंजाब में, वो झट से ही पैसे खर्च करके, दुकानें खोल के उन्होंने सब कुछ प्रबंध कर लिया, सारा सिस्टम ही खरीद लिया और अल्टीमेटली जो है वो फायदा खुद का करते हैं, लोगों का नहीं करते। उन चंद नेताओं में से हमारे भाई रणदीप का नाम आता है। ये सारे जो गुण हैं, ये आपके प्रदेश को, आपके क्षेत्र को बहुत आगे ले जा सकते हैं अगर इस तरह के नेताओं को मौका मिले। और इस मौके की बात अगर मैं करूं, इस मौके की अगर मैं बात करूं, रणदीप जी का जो हमारी पार्टी की हाई कमांड है, उनके ऊपर उनका भी इनके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है। इनको कर्नाटका का, जो इस देश का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है, ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बना करके कर्नाटका का इंचार्ज बना रखा है और इनके नेतृत्व में कर्नाटका कांग्रेस जीत कर आएगी। अब मैं किसानों और खेत मजदूरों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है। देखिए, बात यह है कि वैसे तो अरसे से किसान और खेत मजदूर पिस रहा है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है इस देश में। लेकिन अगर मैं बात पिछले 8 साल की करूं मोदी साहब की, उन्होंने अपनी जुबान से, एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जुबान से बोला था कि मैं अगले 5 साल में किसानों और खेत मजदूरों की आमदन को डबल कर दूंगा। जो भी आपकी जो किसानी से, खेती से आमदन हो रही है या खेती के साथ जो कनेक्टेड लोग हैं, उनको उनकी आमदन को डबल करेंगे। लेकिन डबल दुगनी तो हुई, जो हमारी कीमतें हैं लागत की, हमारा डीजल जरूर डबल किया उन्होंने। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार छोड़कर गए तो 45-50 रुपए लीटर था, अब 90-95-100 रुपए के हिसाब लीटर है। हमारी खाद महंगी कर दी, हमारे बीज महंगे कर दिए, दुगने कर दिए, तिगने कर दिए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। आज हमारे देश का किसान और खेत मजदूर कर्जई है और कर्जे के कारण सारे देश में आत्महत्याएं हो रही हैं। पंजाब, जिसको आप समझते हैं कि खेती प्रधान सूबा है, सबसे ऊपर है। हमारे ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। हर रोज वहां किसान 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख के कर्जे की मार के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बैठे जो हमारे हाकिम हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। और सबसे अफसोस की बात कि भारत 65-70% ग्रामीण है। गांव में किसान और खेत मजदूर बसते हैं। लेकिन जब दिल्ली पहुंचे हम, तो दिल्ली में कोई किसानों का एजेंडा ही नहीं है। आज अभी बजट पास हुआ है 1 फरवरी को देश का। उस बजट में पहले भी बहुत कम था किसानों का हिस्सा, खेती का हिस्सा, लेकिन इस बजट में उसको और मोदी साहब ने कम करके कुल बजट में से सिर्फ 3.25%, ओनली 3%, अगर 100 रुपए है तो उसमें सिर्फ 3 रुपए खेती के लिए रखे हैं। तो कहां से खोज होगी, कहां फसलें जाएंगी, कैसे बीज अच्छे आएंगे, कैसे उसके दाम अच्छे मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको वो समझते हैं हम इनकी जरूरत ही नहीं है। ये तो हमारे गुलाम लोग हैं, दिल्ली से झूठ बोलेंगे और इनकी वोट डल जाएगी। सारी पार्टियों ने आपको एक्सप्लॉइट किया है, सारी पार्टियों ने आप लोगों का इस्तेमाल किया है, शोषण किया है, उसका फायदा उठाया है, लेकिन वापस आपको कुछ नहीं दिया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट करते हैं मोदी साहब। अगर उस फॉर्मूले के हिसाब से हम चले तो आज जो हमारे गेहूं और धान के रेट हैं वो 2000 रुपए क्विंटल नहीं होने चाहिए, वो कम से कम 4000 रुपए क्विंटल होने चाहिए। अगर हमारे रेट ठीक मिलेंगे, अपने आप कर्जा उतर जाएगा, अपने आप हमारे चेहरों के ऊपर खुशहाली आ जाएगी। लेकिन ये सरकार, खास तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, ये कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है। ये चंद लोगों के लिए काम करते हैं, उनसे पैसे लेकर के
सारे देश के राजनीतिक माहौल को खरीदते हैं, मीडिया को खरीदते हैं, बड़े बड़े जहाजों में सारे देश को घूम करके उनको झूठ बोल के प्रचार करते हैं। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने अपने जो उन्होंने यात्रा की भारत जोड़ो, उसमें बहुत बार कहा कि और मैं जो कोट कर रहा हूं, इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसीज हैं, विदेश से आए लोगों जिन्होंने हमारे देश की भुखमरी को, इसकी गुर्बत के बारे में रिसर्च की, उनमें से एक इंपॉर्टेंट एजेंसी मैं कोट कर सकता हूं, ऑक्सफैम, जिसकी रिपोर्ट हर साल स्विट्जरलैंड से रिलीज करते हैं। उन्होंने बताया हमारे को, और आप चौंक जाएंगे, पता तो है, हम तो उसको अपने हमारे ऊपर तो जो जुल्म हो रहा है हमको पता है, लेकिन उन्होंने बाहर से आंकड़े लगा करके बताया, और राहुल गांधी जी ने कोट किया कि इस देश के 10 परिवारों के पास, सुनने वाली बात है बहनों, सिर्फ 10 परिवारों के पास इस देश का 40% सरमाया है, धन है, दौलत है। सिर्फ 10 लोगों के पास, अडानी, अंबानी, इस तरह के लोगों। और ये अडानी आज से 8 साल पहले किसी भी 1000 आदमी की अमीरी के लिस्ट में नहीं था। मोदी साहब के बनते ही चंद सालों में अडानी नंबर 2 के ऊपर पहुंच गया। था तो सारा छल कपट था, है सारी बेईमानी, सारा बैंकों का, भारत का पैसा, लाइफ इंश्योरेंस जो हमारी सरकारी कंपनियां, उनका पैसा लेकर के वो नंबर 2 पर दुनिया का अमीर आदमी बन गया, जिसका खुलासा अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसने सारा बता दिया कि ये काम क्या करते हैं, ये सारे करप्ट हैं, ये सारे बेईमान हैं और हमारे देश को सारे लूट रहे हैं। और एक जो रिपोर्ट मैं कोट कर रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश करें। ये तो 10 परिवारों की बात बताई। ऑक्सफैम ने बोला है कि इस देश भारत में गुर्बत कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि जो गरीबी और अमीरी का फर्क है वो बढ़ता जा रहा है। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1% लोगों के पास, ओनली 1%, उनके पास 73% सरमाया है। 130 करोड़ लोगों के में से 1% निकाल ले, उनके पास इस देश का 73%, 73%, 3 हिस्से दौलत, धन, संपत्ति, सरमाया उन लोगों के पास। तो बाकी क्या बचा हमारे पास? बाकी बचे हमारे पास 27% लोगों के पास सिर्फ इतने पैसे बचे हैं जो ये बड़े आदमियों के पास है। इसलिए, और दुख की, इससे भी ज्यादा दुख की बात है, मेरे को रणदीप जी बोल रहे थे कि ये सारा जाट बेल्ट है, जो आपकी सीटें हैं, आप हमेशा वोट डालते हो, नेता भेजते हो, और 65-70% भारत गांव में रहता है, नेता गांव के जाते हैं, लेकिन बात कॉर्पोरेट की करते हैं, बात अडानी की करते हैं, बात अंबानी की करते हैं। इस तरह के लोगों को मत भेजो वहां पर। चाहे कोई धर्म की बात करे, कोई जात की बात करे, कोई किसी तरह मजहब की बात करे, उसमें आपने नहीं आना। किसान, बहुत बुजुर्ग मैंने देखे स्टेज पर भी आकर के इज्जत से मिल रहे थे इनको। वो जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी होंगी, देखो कितनी बेईमानी हुई हमारे साथ और खेत मजदूरों के साथ, कि इस देश में सबने तरक्की की है। जो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो मुलाजिम वर्ग है, हम उसके खिलाफ नहीं है, उनके साथ पे कमीशन बैठे, महंगाई के साथ उनकी तनख्वाहें बढ़ाते बढ़ाते, पेंशन बढ़ाते बढ़ाते उनको उनका ध्यान रखा गया। कारोबारी जो आपने भी देखा होगा, जिसके पास एक दुकान थी, उसने बड़े बड़े महल खड़े किए हुए हैं। वो एक दुकान से इंडस्ट्री बन गई, एक इंडस्ट्री से 10 इंडस्ट्री बन गई, थोड़े से पैसों से जाकर के वो अमीर आदमी बन गए। केवल किसान और सबसे ईमानदार, हमारे बुजुर्ग बोलते थे, उत्तम खेती, मध्य व्यापार, निखित नौकरी, सबसे अच्छा धंधा, क्योंकि इसमें कोई बेईमानी नहीं है। साडे पंजाबी च कहंदे ने 10 नौहां दी किरत करदा आदमी, गुरु नानक साहब बोलते थे। इतना अच्छा धंधा है कि अपने ये 10 उंगलियों की किरत लेबर के साथ हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पालते हैं। लेकिन अब देखें कैसा, अब हमारे साथ कैसा वितकरा हुआ, हमारे साथ कितना अन्याय हुआ। आज से 50 साल पहले 2 क्विंटल गेहूं बेच से 1 तोला सोना आता था। अब मैं इन्फ्लेशन की बात करना चाहता हूं, महंगाई की,
कि महंगाई के साथ किसानों की आमदन क्यों नहीं बढ़ी। 50 साल के बाद सब खुशहाल, व्यापारी खुशहाल, दुकानदार खुशहाल, इंडस्ट्रियल खुशहाल, मुलाजिम खुशहाल। तो 50 साल के बाद सबका ध्यान रखा गया। लेकिन अगर आप आज सोना लेने जाओगे, 25 क्विंटल गेहूं जो है बेचोगे तो एक तोला सोने का आता है। बस यहां से पता लग जाता है कि हमारे किसानों और खेत मजदूरों के साथ किस तरह इस देश की सरकारों ने, पुरानियों ने भी किया है। जब हम बोलते हैं ना पब्लिक के साथ सामने, अगर हम छुपा करके बात बोलेंगे तो वह अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अब पिछले 8 साल से बीजेपी, जिसको आप प्रदेश में भी सरकार पे बिठाया हुआ है, केंद्र में भी वोट डालते हो, आपका करते क्या है? क्या सिर्फ धर्म की बात करने से पेट भर जाएगा? बोलते थे हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहां है नौकरी? अब ये एक और सर्वे आया कि ये भारत जो हमारा देश है, ये भुखमरी में सबसे ऊपर है, करप्शन में सबसे ऊपर है, और आमदन में किसानों और खेत मजदूरों की आमदन में सबसे नीचे है। इसलिए मैं तो यही सिर्फ आपको कहने आया हूं कि अपने गांवों की शक्ति को इकट्ठे करें। सब जो भी गांव में बसते हैं, चाहे बैकवर्ड क्लासेस हैं, यादव हैं, या शेड्यूल्ड कास्ट है, दलित भाई हैं, बहन हैं, किसान, अपना एकता बनाओ, अपनी एक प्रॉपर यूनिटी बनाओ, ताकि इस प्रदेश में अच्छे आदमी के हाथ में सरकार दे करके और किसानों और खेत मजदूरों की और ग्रामीण हरियाणा की जो है शक्ल बदली जा सके। ये आपका इस मीटिंग में आने का, इसको सोचो और अच्छा आदमी देखो आपको कौन लीड कर सकता है। मत देखो इस तरह के आदमी जो सिर्फ अपने परिवार को, अपने आप को पालते हैं, जो हरियाणा को पालें, जो देश को पालें। आपने उनकी बात करनी और उनकी बात सुननी है। मैं किसान, इतनी बातें हैं कहने के लिए। देखें, आप इस देश का सिस्टम देखें, आपके ऊपर जो ब्याज का दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का, एक छोटा सा किसान 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, उसको भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%, 11%। और जो अंबानी और अडानी और टाटा और बिरला और महिंद्रा काम करते हैं, उनको भी इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप छोटा सा ट्रैक्टर का लोन लेने जाते हो, 10 उंगली, 10 आपके हाथ के निशान लेते हैं, गारंटी आपकी जमीन की लेते हैं, आपके घर की लेते हैं। अगर किस्त टूटती है तो पुलिस आती है, आपके ट्रैक्टर, अपने घर, आपकी जमीन को छीनने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो लोग जो हजारों करोड़ों रुपए का धंधा करते हैं, इनकी कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है। इनका वही जो व्यापार खड़ा करते हैं, अगर पास हो गया तो उनका, अगर फेल हो गया तो सरकार का। आज इस बजट में जो अभी पार्लियामेंट हुई है, इसमें खुलासा हुआ है। मैं बीजेपी की बात बताना चाहता हूं कि कितना उनके मन में कितनी नफरत है किसानों और खेत मजदूरों के लिए। उन्होंने जो अभी इस लोकसभा में बताया, एक मेंबर ने सवाल किया, उसको बताया कि पिछले 5 साल में, सुनने की बात है बहनों और भाई, कुछ आपको लगेगा कि शायद ये मानने वाली बात ही नहीं, लेकिन ये रिकॉर्ड है, ये फैक्ट है और ये सच है। पिछले 5 सालों में मोदी साहब की सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों का, ये अमीर आदमियों का, 1% लोगों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया है भाई, 10 लाख करोड़ रुपया। लेकिन किसान और वो जो है कर्जा है जो माफ किया, वो ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन कंपनियां होगी, 1 आध सैकड़ा कंपनी होगी, कॉर्पोरेट घराने। जबकि मैं आपको कोट किया कि इस देश के किसान, करोड़ों घरों का कर्जा है, छोटा छोटा कर्जा है, किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख। पंजाब का बताया मैंने आपको, वो 11 लाख परिवारों का कर्जा है, 1 लाख करोड़ रुपया, 10 गुना कम है। लेकिन उसका कभी माफ नहीं करेंगे कर्जा, क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में पढ़े, वो अंग्रेजी बोल सके, वो अपना काम करके इस देश में आगे बढ़ सके। वो समझते कि जहां पर बैठे हैं इनको वही बिठाई रखो, और शहरों में सारे देश को सारा जोर लगा हुआ है, अर्बनाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, शहरीकरण किया जा रहा है भारत का। इसीलिए पंजाब का हर नौजवान यहां से दुखी होकर उसने देश ही छोड़ दिया है। कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, जो गरीब आदमी खाड़ी के देश में जा रहे हैं। अब मेरे को पता लगा है कि हरियाणा के भी नौजवान बहुत बड़ी तादाद में
गांव छोड़ छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंट के थ्रू पैसे खर्च रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं। क्या ये हमारा देश है? क्या ये हमारे देश के नेताओं से, सरकारों से हमको ये उम्मीद थी? इसलिए बहनों और भाइयों, समय इजाजत नहीं देता, बहुत कुछ कह सकता हूं, और मैं आपको फिर यही कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल लीडर्स भरोसे योग बहुत कम मिलते हैं जिंदगी में, हैं तो बहुत हैं सब दुकानदार। दुकानदारों से बचो, धंधाकारियों से बचो। धंधा करना भाई बाहर करो जाकर के, राजनीति धंधा नहीं है। राजनीति हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के इस देश को आजाद करवाया है। इसलिए आजाद नहीं किया कि देश का सारा पैसा आप अडानी और अंबानी लोग जैसे लोगों, कॉर्पोरेट घरानों के घरों में डाल दें। इनको चाहिए पैसे जो हमारे सामने बैठे हैं, इनको चाहिए नौकरियां सरकारी, इनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके, जैसे सारे अच्छे विकसित मुल्क है ना जो, वो एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करते हैं, भाव के सरकार उसका बोझ उठाती है। अमेरिका में अगर आप खेती करते हो, आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का सिर्फ 2% है, हमारे यहां 11% है। उनके वहां डीजल सब्सिडाइज है, उसका रंग बदल के नीला रंग करके अकेला खेती के लिए आधे दाम के ऊपर डीजल मिलता है। बिजली में सब्सिडी मिलती है। कई बार इस तरह की जो जैसे कैलिफोर्निया सबसे बेहतरीन इलाका है वर्ल्ड का, वहां पर वो किसान को अगर देखते हैं कि हमारे इस फसल में इस बार हमारे पास बहुत ज्यादा गेहूं है या धान है या गन्ना है, हमारे को आप ऐसा करो, आप खेत खाली छोड़ दो, हम आपको पूरा पैसा देंगे, 50,000 रुपए एकड़ अगर आपकी आमदन है तो वो देते हैं। इसलिए जब तक, और ये खेती जो है सारी दुनिया में सब्सिडाइज्ड है, इसको सारी सरकारें दुनिया भर में इसको बचाती हैं, इसको प्रफुल्लित रखती हैं, क्योंकि अगर आप ना हो तो खाएंगे कहां से ये लोग वहां पर शहरों में बैठे हुए? ये जो पिज्जा बर्गर जो भी खाते हैं शहरों में, वो आप लोग पैदा करते हो। इसलिए अपनी शक्ति को समझो, और ये जात, बिरादरी, धर्म, इससे ऊपर उठे प्लीज। अपने देश को अगर बचाना है, अपने प्रांत को अगर बचाना है, वी हैव टू राइज अबव ऑल दिस। उठना पड़ेगा इसके ऊपर, और अच्छे लोगों को गांव से लेकर के ऊपर विधानसभा तक और लोकसभा तक अच्छे आदमी भेजो, जो पढ़े लिखे हों, जो आपकी आवाज बन सके। बोलना तो आप चाहते हैं, लेकिन आपके पास आवाज है, आवाज रणदीप सिंह सुरजेवाला देगा आपको। इस तरह के लोगों को आप तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ काफी बोल लिया, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और एक बार फिर दिलबाग सिंह ढांडा और सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका विशेष तौर के ऊपर धन्यवाद करता हूं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारा जो अगला बनेगा ना कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2024 में, मैं किसानों का इंचार्ज है, बनाया गया है, मैं वो सारी बातें जो मैंने यहां पर बोली हैं, बैंकों का रेट घटाने की बात, एग्रीकल्चर को ज्यादा सब्सिडाइज करने की बात, आपके लिए जो स्वामीनाथन की शर्तें हैं उसकी जो आमदनी बढ़ाने की बात, मैं आपसे वादा करता हूं कि इसको मैं पूरी ईमानदारी से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डालूंगा। और अगर नहीं डालेंगे तो मैं अपने घर बैठ सकता हूं, लेकिन अपने लोगों से बेईमानी, अपने वोटर के साथ, अपने किसान और खेत मजदूरों के साथ जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं करेंगे। यही मैं उम्मीद सारे मंच के ऊपर बैठे जो हमारे नेतागण हैं उनसे करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जकारा छो तो पंजाब वाला सुनाने हैं, छोगे जकारा बोलोगे मेरे साथ पीछे? बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत।